नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से एक दीपक बॉक्सर की खबर से, जिसे आज सुबह दिल्ली पुलिस मेक्सिको से भारत लेकर पहुंची है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक विदेश नीति और दो देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतरीन तालमेल की वजह से ये मुमकिन हो पाया कि कुख्यात गैंगस्टर न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि उसे जल्द भारत लाया जा सका। ऐसे और 28 गैंगस्टर्स हैं जो देश से बाहर हैं। बुधवार सुबह तड़के 3 लाख के इनामी दिल्ली और एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर दीपक पहल उर्फ बॉक्सर को लेकर दिल्ली पुलिस मेक्सिको से दिल्ली आई। हथकड़ी पहने दीपक बॉक्सर के साथ मेक्सिको से कुछ FBI के अफसर भी आए थे। जो दीपक बॉक्सर है उस पर बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2016 में उसने बहादुरगढ़ से गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को दिल्ली पुलिस की कस्टडी से छुड़ाया था। इसके बाद 2018 में उस पर मकोका लगा और फिर 2021 में उसने दिल्ली के GTV अस्पताल से गैंगस्टर कुलदीप फज्जा को दिल्ली पुलिस की कस्टडी से छुड़ाया था। इसके अलावा जब 2021 में ही गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट में हत्या हो गई तो उसके बाद उसने इस गैंग की कमान संभाल ली। बहुत कोऑर्डिनेटेड एक्शन रहा। स्पेशल सेल के ऑफिसर्स ने ऑफ कोर्स बहुत काम किया। हमारे सीनियर्स ऑफ कोर्स अंडर CP सर लीडरशिप एंड जितनी एजेंसीज थी उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। मिनिस्ट्रीज़ की बड़ी मदद रही, होम मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ऑपरेशन दीपक को स्पेशल सेल की टीम ने अंजाम दिया। दरअसल दिल्ली पुलिस को जैसे ही पता चला कि दीपक बरेली से रवि अंतिल के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर कोलकाता से फ्लाइट लेकर डोंकी ट्रेल यानी अवैध रास्ते से मेक्सिको पहुंच गया है, दिल्ली पुलिस ने इंटरपोल, FBI और विदेश मंत्रालय के जरिए दीपक पर जाल बिछाना शुरू किया। IPS प्रशांत गौतम के नेतृत्व में स्पेशल सेल की 2 टीमें दीपक को पकड़ने के लिए रवाना हुई। 2 लोगों की टीम मेक्सिको पहुंची जबकि 3 लोगों की एक टीम इस्तांबुल में रही। दिल्ली पुलिस के कहने पर मेक्सिको पुलिस ने दीपक को पहले ही रोक लिया था। दिल्ली पुलिस ने मेक्सिको पुलिस के साथ मिलकर बेहतरीन तालमेल करते हुए दीपक बॉक्सर का आपराधिक रिकॉर्ड दिखाया। फिर बहुत जल्दी ही कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली गई और दिल्ली पुलिस की टीम मेक्सिको से दीपक को लेकर रवाना हुई। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने मेक्सिको पुलिस का शुक्रिया भी कहा। इसके बाद इस्तांबुल में कोऑर्डिनेट कर रही दिल्ली पुलिस की दूसरी टीम उसी फ्लाइट में सवार हुई और इस तरह दीपक 14,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर दिल्ली पहुंच गया। अब उसे यहां अपने ऊपर दर्ज 10 से ज्यादा मुकदमों का हिसाब देना होगा। फिलहाल वो गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद उसके गैंग की कमान संभाल रहा था। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। दूध, मक्खन और घी के दामों में बीते 1 साल में देखें तो 15 से 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। दूध और मक्खन के दाम आगे और बढ़ेंगे। ऐसे में दाम को नियंत्रित करने के लिए सरकार आयात भी कर सकती है। रविशंकर शुक्ला की रिपोर्ट देखते हैं। बोला जा रहा है कि चारे की कीमत ज्यादा हो गई तो उसके वजह से दूध की कीमतों पर इसका फर्क पड़ रहा है। पशुपालन मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पशुओं के रोग से संबंधित नए एक्शन प्लान की जानकारी देने के लिए थी, लेकिन यहाँ सवाल दूध और मक्खन के बढ़ते दामों पर होने लगे। इस साल फरवरी में दूध के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जो साल में 5वीं बार है। साल भर के भीतर दूध की कीमतों में 10 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। पशुपालन मंत्रालय ने सफाई दी कि चारे के दाम 21% तक बढ़े हैं, इसी वजह से दूध के दाम बढ़ रहे हैं। जो मिल्क का जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसका मेन कारण यही है कि जो डिमांड और सप्लाई में थोड़ी मिसमैच हो गई है। कोविड के टाइम में इस सेक्टर में थोड़ी अंडर फंडिंग हुई क्योंकि बहुत सारा मिल्क बेकार जा रहा था, उसका बिक्री नहीं हो रहा था। कोविड के बाद जब रीओपनिंग हुआ इकोनॉमी का, तो डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। करीब 8 से 10% डिमांड में बढ़ोतरी हुई है, जबकि सप्लाईज़ में करीब 1 से 2% ही इंक्रीज़ हुई है, जो कि नॉर्मली करीब 6% हुआ करती थी। उसका मेन कारण जैसे मैंने कहा अंडर फंडिंग है कोविड ईयर्स में, और दूसरा एक प्रधान कारण ये भी रहा है कि
जो हमारा फॉडर का जो सिचुएशन है वो भी, उसमें भी काफ़ी इन्फ्लेशन रहा है पिछले दिनों में। अगेन उसका मेन स्ट्रक्चरल कारण यही है कि हमारा जो फॉडर का जो क्रॉपिंग एरिया है वो कई दशकों से 4% पे ही अटका हुआ है। दूध ही नहीं, घी और मक्खन के दामों में करीब 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। कोविड और पशुओं की महामारी लंपी के चलते घी और मक्खन का उत्पादन भी कम हुआ है। लिहाजा दाम अगर इसी तरह बढ़े तो सरकार के पास आयात करने का विकल्प भी मौजूद है। इसमें हम इंपोर्ट को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डिपार्टमेंट वांट्स टू इंश्योर कि फार्मर्स का सबसे इंटरेस्ट सैक्रोसैंक्ट रहे, और इंपोर्ट करके हम प्राइस डिप्रेस करके फार्मर्स को नुकसान हो वो हम नहीं चाहते हैं। लेकिन ये आपकी बात सही है कि घी और बटर में थोड़ी कंस्ट्रेंट हमारे स्टॉक्स पिछले साल से कम हैं, उस पे हम नज़र रखे हुए हैं, और अगर ज़रूरत पड़े इंपोर्ट की तो हम देखेंगे। दूध, घी और मक्खन के दामों के लिए गर्मी का महीना अहम है। अगर दक्षिण के राज्यों में दूध का उत्पादन नहीं बढ़ा तो दूध, घी, मक्खन और सूखा दूध लोगों को महंगा पड़ सकता है। वैसे तो दूध उत्पादन में हम दुनिया भर में नंबर 1 पर हैं, लेकिन आबादी के लिहाज से हमारी जो दूध की डिमांड है वो हर साल 8 से 10% बढ़ती है, जबकि दूध की सप्लाई महज 1 से 2% ही बढ़ी है। ऊपर से चारा का जो भाव है वो आसमान छू रहा है, इससे पशुपालक भी परेशान हैं, और दूध उत्पादन में जो लागत बढ़ रही है उससे हम और आप भी परेशान हैं। दिल्ली से आजम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लगाकर फरार हुए शख्स को महाराष्ट्र से पकड़ा गया है। शाहरुख नाम के इस संदिग्ध पर आरोप है कि रेलगाड़ी के कोच में केमिकल छिड़ककर इसने आग लगाई थी, जिससे 3 लोगों की मौत हुई थी, और तब से शाहरुख फरार था। केरल का आरोपी महाराष्ट्र के रत्नागिरी से पकड़ा गया। नाम है शाहरुख सैफी। 24 साल के शाहरुख पर आरोप है कि उसने रविवार 2 अप्रैल को केरल के कोझिकोड में एक एक्सप्रेस ट्रेन में केमिकल छिड़ककर आग लगा दिया। आग से बचने के लिए ट्रेन से कूदने पर 3 लोगों की मौत हो गई थी। केरल पुलिस तब से शाहरुख की तलाश में थी। इस बीच महाराष्ट्र एटीएस को सूचना मिली कि शाहरुख रत्नागिरी में है, जिसके बाद रत्नागिरी पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया। कल रात में रत्नागिरी पुलिस को उस घटना का जो संदिग्ध है उसके बारे में सूचना हमको मिली थी। उसके अनुसार हमने रत्नागिरी पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच और एटीबी ब्रांच, इनकी हमने टीमें लगाई थी, और वहाँ पे हमने सिटी में अनेक जगह पे छापे मारे। रात में 1:30 बजे के करीब हमको सूचना मिली कि ये संदिग्ध जो है रत्नागिरी रेलवे स्टेशन के पास छुपा है। तो उसके बारे में वहाँ पे जाके हमने जब छानबीन की, वहाँ पे तलाशी ली, तो वहाँ पे हमने उसको ताबे में लिया। एटीएस के मुताबिक शाहरुख रत्नागिरी में ट्रेन से गिर गया था। लोगों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया था, लेकिन वहां से भी वो भाग निकला था। एटीएस का दावा है कि प्राथमिक पूछताछ में शाहरुख ने रेल में आग लगाने की बात कबूल किया है। ये जो केरला का जो रेलवे का क्राइम है उसने किया है, ऐसा उसने कन्फेस किया है, कबूल किया उसने, और वो शाहीन बाग दिल्ली का रहने वाला है, ऐसा उसने हमें अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें पता चला है। इस बीच शाहरुख के पिता के मुताबिक उनका बेटा 31 मार्च को घर से लापता हो गया था, जिसकी उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। 31 तारीख को फ्राइडे को गया है। फ्राइडे को 31 तारीख। क्या बोलकर गया था, कहाँ गया? सेक्टर 31 निठारी काम पे जा रहा। कितने बजे? 9:15 बजे सुबह। फिर उसके बाद आपकी उससे दोबारा कब बात हुई? दोबारा बात नहीं हुई, फोन बंद जा रहा है उसी दिन। हाँ, वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति था, उसमें कोई वो नहीं था कि वो कोई मतलब किसी तरह का कोई रिकॉर्ड तो होता उसका कहीं, या घर से कुछ मिलता। वारदात केरल में हुई थी, इसलिए शाहरुख को केरल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। शाहरुख ने पुलिस के सामने भले ही अपना अपराध कबूल कर लिया है, लेकिन ये सवाल अभी बना हुआ है कि उसने ऐसा क्यों और किसके कहने पर किया, और मामले में कहीं कोई आतंकी साजिश तो नहीं। रत्नागिरी से दिलीप मुजावर और मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तेलंगाना में बीजेपी बीआरएस के बीच तकरार तल्ख होती जा रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को पुलिस ने कल देर रात उनके करीमनगर स्थित घर से हिरासत में लिया था, जिसके बाद वहां स्थिति तनावपूर्ण है। तेलंगाना बीजेपी चीफ को ऐसे समय में हिरासत में लिया गया है जब 3 दिन के बाद 8 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर आने वाले हैं।
बंदी संजय कुमार को हिरासत में लिए जाने के बाद वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता को नालगोंडा जिले के बोमल्ला रामाराम पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। 12 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी पुलिस की तरफ से उनकी गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई है। बीजेपी इस मामले को लेकर तेलंगाना हाई कोर्ट पहुंच गई है, जहां उनकी गिरफ्तारी को लेकर हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की गई है। बीजेपी का कहना है कि उन्हें अवैध रूप से पकड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी करते हुए कहा है कि मीडिया में सरकारी नीतियों की आलोचना राष्ट्र विरोध नहीं है। इसी के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और सील कवर रिपोर्ट को लेकर भी व्यापक गाइडलाइन जारी की। केरल के एक मलयालम चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर प्रतिबंधित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि मीडिया में सरकार की नीतियों की आलोचना को राष्ट्र विरोधी करार नहीं दिया जा सकता। मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो सच को सामने रखे, लोकतंत्र मजबूत रहे, इसके लिए मीडिया का स्वतंत्र रहना जरूरी है। मीडिया से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सिर्फ सरकार का पक्ष रखे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हर बात में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी फटकार लगाई और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला हवा में नहीं दिया जा सकता, इसके लिए ठोस कारण दिए जाने चाहिए। अदालत संतुष्ट होने पर कारणों के साथ आदेश दे सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में सील कवर दाखिल करने की प्रथा पर भी सरकार को निशाना बनाया। इस पर गाइडलाइन बनाते हुए कहा कि सील कवर की प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय और खुले न्याय का उल्लंघन है। ये पक्षकारों को निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं देती। सील कवर अदालतों के लिए हैं, ना कि सरकार के लिए। अदालत तय कर सकती है कि क्या सार्वजनिक हित में है और क्या दूसरे पक्ष को दिया जाना है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर दूर तक जाएगा। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के बड़े सवालों की तरफ इशारा किया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि असहमति और विरोध को हर बार राष्ट्र विरोध का नाम नहीं दिया जा सकता। नई दिल्ली से संजय के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और शिवसेना के दोनों गुट एक बार फिर से आमने सामने हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से जुड़ी कार्यकर्ता रोशनी शिंदे पर कथित तौर पर शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं की ओर से हुए हमले के खिलाफ ठाकरे गुट की ओर से ठाणे में मोर्चा निकाला गया और मांग की गई कि जिन लोगों ने भी रोशनी शिंदे पर हमला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुधवार शाम मुंबई से सटे ठाणे में शिवसेना के ठाकरे गुट की ओर से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा। ठाकरे गुट की कार्यकर्ता रोशनी शिंदे पर कथित तौर पर शिंदे गुट की ओर से हुए हमले के विरोध में मोर्चा निकाला गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे से ही आते हैं और मुख्यमंत्री का गढ़ माने जाने वाले ठाणे में आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री पर हमला बोला। जिस थाने को पूरी दुनिया में एक पहचान अलग है कि सुसंस्कृत थाना है, एक संस्कार अलग है यहाँ के, उस थाने का नाम बदनाम करने में ये मुख्यमंत्री लगे हुए, उनके गुंडे लगे हुए। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। अगर आप देखें तो इस महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहा है। और जो ठाणे पुलिस कमिश्नर है उनसे यही अपेक्षा है कि उनके मॉरल कॉन्शियस को मैं आज अपील कर रहा हूँ कि वो एक निपक्षपाती, जैसे बोलते हैं त्रयस्थ बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, वैसे काम करें और जनता की जो आवाज है वो सुने और न्याय दे हमें। इससे पहले मंगलवार के दिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अस्पताल जाकर रोशनी शिंदे से मुलाकात की थी। ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले से नाराज उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला था। मुझे लगता है कि फडतूस गृह मंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उनके घर पर कुछ आया तो तुरंत एसआईटी बनाई जाती है, बगल के राज्य में जाकर गिरफ्तारी की जाती है और उनके पार्टी के कार्यकर्ता पर हमले होते हैं। और वो अगर मिंदे गुट के करता है तो वहां फडणवीसी दिखाने की उनकी हिम्मत नहीं है। कुल मिलाकर गुंडागर्दी का राज्य है कि गुंडागर्दीचं राज्य आहे। ठाकरे गुट का आरोप है कि रोशनी का आईवीएफ इलाज चल रहा था और यह जानने के बावजूद उसके पेट पर हमला किया गया, जबकि शिंदे गुट के नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। पूरा झूठी कहानी ये बना रहे हैं सिर्फ एकनाथ शिंदे जिनके ऊपर आरोप लगाने के, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाने के लिए। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अब एकनाथ शिंदे पर उनके गढ़ ठाणे में हमला कर रहे हैं। दरअसल ठाणे शिवसेना के लिए बेहद अहमियत रखती है, क्योंकि शिवसेना ने अपने सत्ता की शुरुआत
ठाणे से की थी। और ऐसे में एकनाथ शिंदे से लेकर उद्धव ठाकरे तक चुनाव से पहले हर कोई ठाणे में अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठाणे से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो क्या कोरोना की नई लहर दस्तक दे रही है? क्योंकि दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल दिख रहा है। पिछले 24 घंटों में 509 नए मामले दिल्ली में सामने आए हैं। दिल्ली में 1918 टेस्ट हुए। पॉजिटिविटी रेट 26% के पार पहुंच चुका है, जबकि कल 15.64% था। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोई मौत नहीं हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 1795 दर्ज हुई है। और मास्क और सैनिटाइजर का दौर एक बार फिर से लौट रहा है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में सरकारी दफ्तरों में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र में बीते 16 दिनों में देखें तो 23 मौतें कोविड से हो चुकी हैं। इधर देश भर में देखें तो रोजाना मामले 4000 के पार हो चुके हैं। मास्क पहनने का आदेश फिर लौटा है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंगलवार को कोविड से हुई 2 मौतों के बाद सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों, बैंकों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जहाँ पर कि काफ़ी भीड़ जमा होती है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग एक साथ आते हैं, तो ऐसी जगहों पर मास्क की हमने अनिवार्यता कर दी है। मास्क पहनना ऐसी सब जगहों पर अनिवार्य किया गया है। जितना भी हमारी शासकीय और प्राइवेट में जितना भी हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको भी अलर्ट पर किया गया है। और अपने पास जितने भी बेड्स हैं वो दोबारा से एक्टिवेट किए गए हैं। देश में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। मामले अब 4000 के पार हैं। 163 दिनों में सबसे ज्यादा 20 मार्च को साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.86% थी, जो 15 दिनों में ही बढ़कर अब 2.79% पर पहुंच गई है। महीने भर पहले मुंबई में 2 कोरोना के मरीज भर्ती थे, अब इनकी तादाद 91 है। महाराष्ट्र में बीते 15 दिनों में 21 कोविड मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं कोविड के 3792 एक्टिव मामले हैं। एक्टिव कोविड मामलों में बीते 15 दिनों में 178% की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादातर हल्के जुकाम की तरह है, बुखार है, खांसी है, नाक बह रहा है और 3-4 दिन में ये ठीक हो जाता है। लेकिन हमें अपने परिवारों में उन लोगों का विशेष ध्यान रखना है जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे दिल की बीमारी है, किसी को कैंसर है, किसी को उनकी प्रतिरोधक क्षमता दवाइयों की वजह से कम हो गई है, या जो 60 साल से ऊपर हैं उनका विशेष ध्यान रखना है। उन्होंने अगर एहतियातन डोज नहीं लिए तो वो ज़रूर लगवा दें उनको। बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोविड को लेकर गठित एम्पावर्ड ग्रुप 1 के सदस्यों ने वीके पॉल की अध्यक्षता में बैठक की। बैठक में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कोविड मैनेजमेंट की रणनीति पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के सतारा से सुजीत तांबेकर, दिल्ली से परिमल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।